चाहूंगा दोस्तों, जो लोग बारी बारी निकल जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, शायद आज जूम पे कुछ इश्यू चल रहा है, तो यू ऑल कैन कनेक्ट टू अवर फेसबुक लाइव एज वेल। बहुत इश्यू आ रहे हैं, मुझे फीडबैक्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो अगर जूम में कुछ इश्यू आ जा रहा है तो आप फेसबुक लाइव में जाइए। हमारा फेसबुक लाइव चालू है। जूम में शायद मेंबर ऐड हो रहे हैं, फटाफट निकल जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो वी हैव टच 500 ऑलरेडी, लेकिन बहुत निकल रहे हैं और ऐड हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐड ना हो पाए तो प्लीज फेसबुक में अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक में लाइव स्टार्ट है। यस फ्रेंड्स, यस सर, गो अहेड सर। नेटवर्क आई थिंक मिलन। यस सर। ओके फाइन। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर यही नंबर एक्सट्रापोलेट किए जाएं तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो सकता है। अगर आप ये नंबर्स को देखें तो ज्यादा समझ में आता है कि सरकार क्यों लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और अब लॉकडाउन 4 अनाउंस कर चुकी है। वो सरकार ने इसलिए किया क्योंकि जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको समय देना था ताकि वो अपने आप को काफी इक्विप कर सके। बड़े पैमाने पे अगर कोविड पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो उनको कैसे अपने हेल्थ केयर सिस्टम में हम समेट पाए। तो ये अब जब ये डेटा अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि क्यों सरकार ने 4 चरणों की लॉकडाउन जो है उन्होंने अनाउंस की। लेकिन हमें ये नंबर्स देख के हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो नंबर्स है इसमें एक आशा की किरण भी है, क्योंकि देखिए अगर लोगों को कोविड पॉजिटिव होना होता तो अब तक हमको पता है कि अगर आपके पास किसी ने आपको कोविड का इन्फेक्शन दे दिया है तो मैक्सिमम समय जिसमें कि कोविड ऊपर बिल्कुल हावी हो जाते हैं उसमें मैक्सिमम 14 दिन का समय लगता है। और अब तक जो 4 लॉकडाउन अनाउंस हुए उनमें तो करीब 2 महीने का समय पार हो गया। और जो भारत में इतने सारे केसेस जो आइडेंटिफाई हुए, आज भारत में करीब करीब 1 लाख केस कोविड पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुए हैं। ये हमको ये समझने की जरूरत है कि जो 1 लाख केसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं ये ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कोविड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स डिस्प्ले किए और इन्हीं सिम्टम्स को डिस्प्ले करने के कारण उनकी कोविड की टेस्टिंग हो पाई। देखिए हमें 1-2 प्रैक्टिकल रियलिटी को फेस करना है। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि कोविड की जो टेस्टिंग होती है उसका खर्चा 3,000 से 4,000 रुपया पर हेड होता है। अगर यही खर्चा हम भारत के हर किसी की कोविड टेस्टिंग अगर हम करने को चले, भारत की जनसंख्या जो है वो करीब 130 करोड़ है, अगर हम ये टेस्टिंग सब लोगों की करनी शुरू करें तो भारत को 4 लाख से लेके 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कोविड टेस्टिंग में खर्च करने पड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरह की हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम ने क्या किया है, वो उन्हीं लोगों की टेस्टिंग कर रही है जो कि कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और मतलब जिनके सिम्टम्स कोविड के बहुत ओवर्ट हैं ना। ये सिम्टम्स अगर ओवर्ट है और उनकी टेस्टिंग हो रही है और 1 लाख लोग ऐसे पाए गए तो आप ये मान के चलिए कि उनके आसपास कम से कम 5-10 लोग ऐसे होंगे जो कि इन लोगों से एक्सपोज हुए होंगे और जिन्होंने अब तक कोई भी कोविड के सिम्टम्स नहीं दिखाए। तो कहने का मतलब यह है कि शायद संभव है कि इन 2 महीनों की लॉकडाउन में ये जो बात हो रही है हर्ड इम्यूनिटी की, हो सकता है कि हमारे भारत में बहुत सारे लोगों को कोरोना का या एक्सपोजर हुआ है लेकिन उन्होंने कोरोना के सिम्टम्स डिस्प्ले नहीं किए, वो कोविड पॉजिटिव नहीं डिक्लेयर किए गए। इसी के लिए वो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो काफी हद तक हो सकता है कि हम भारतीयों में ऑलरेडी पैदा होना शुरू हो गया है या हो गया है। बट ये कैसे पता चलेगा कि ये हर्ड इम्यूनिटी काफी मास स्केल पे हो गया है और हमारी जो रिस्क है कोरोना की वो पहले से कम हो गई है? तो इसके लिए जो अगला 1 महीने का पीरियड है वो बहुत ही क्रूशियल है। इसलिए क्योंकि इस 1 महीने के पीरियड में जो सरकार टेस्टिंग कर रही है, कहाँ मार्च के महीने में पूरी क्यूमुलेटिव टेस्टिंग जो थी वो करीब 28,000 की थी। आज एवरी डे भारत में 1 लाख से 1.25 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। और अगर हम उस आंकड़े को एक्सट्रापोलेट करें जो कि मैंने कहा कि करीब करीब 4.5% लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं जिनकी टेस्टिंग होती है, तो आप मान के चलिए कि एवरीडे 5,000-6,000 लोग कोविड पॉजिटिव आइडेंटिफाई होंगे। तो अगले 1 महीने में हमें ये देखना है कि ये नंबर क्या 1 लाख से बढ़कर
2 लाख के पास जाता है या 5 लाख के पास जाता है, अगर ये नंबर 2 लाख 3 लाख के बीच में रहता है तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे यहाँ लोगों में पैदा होना शुरू हो गया है। तो ये अगला 1 महीना जो है वो क्रूशियल है। और ये क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि जो कोरोना का क्राइसिस है उसने सबसे बड़ा जो डैमेज किया है वो ये किया है कि उसने हमारे मनोबल को तोड़ा है। हम एक दूसरे से डरने लगे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी के नजदीक जाना नहीं चाहता, भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहती, सरकार भी ऐसे कदम उठा रही है जहां से कि भीड़ इकट्ठा न हो। तो जब तक हम ये चीज से कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम में और जानवर में एक ही तो अंतर है कि हम सोशल एनिमल हैं, हम एक सोसाइटी में जीते हैं, हमें एक दूसरे से रिश्ता बनाने में ही जॉय या हर्ष मिलता है। तो अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो जो बेसिक फाउंडेशन है ह्यूमन सोसाइटी की वो तो कैसे सस्टेन होगी। तो अगला 1 महीना जो है उसमें इस तरह का जो डेटा आएगा कोरोना का, वो हमारे मन में या तो डर को और ज्यादा गहरा करेगा या फिर हमारे मन में जो डर है उसको वो घटाने में और भी ज्यादा सक्षम होगा। तो इसी के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है अगला जो 1 महीना हमारे सामने कटने वाला है जब हमारे इस तरह के डेटा सामने आएंगे। साथ ही साथ जो हेल्थ से रिलेटेड 2 इश्यूज और हैं कि भाई ये जो अपनी समस्या है, हाँ, वो उसका निदान क्या होगा। तो देखिए इसका निदान 2 ही तरीका से हो सकता है। एक तो या तो इसका इलाज खोज लिया जाए या फिर किसी ऐसे वैक्सीन का खोज हो जो कि हमें कोरोना से सुरक्षित रख सके। दोनों पहलू पर अच्छी बात यह है कि अच्छी प्रगति हो रही है। जहां तक कोरोना के इलाज की बात है, प्रिवेंटिव मेजर पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को पाया जा रहा है कि वो काफी इफेक्टिव है और जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये दवाई दी जा रही है। इसका फ्लिप साइड ये है कि दवाई थोड़ी कड़ी है, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो शायद इसको ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो दवाई है जिसका कि मैं समझता हूं कि इन्वेंशन गिलियाड करके एक यूएस की कंपनी है जिसने किया है, उस दवाई का नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर को पाया गया है कि वो कोरोना के इलाज में काफी हद तक सार्थक है। और अच्छी बात यह है कि रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ गिलियाड नहीं कर रही, उसने इसके प्रोडक्शन को कई जगह आउटसोर्स भी कर दिया है। और भारत में कम से कम 4 कंपनी ऐसी हैं जिनको कि उसने ये प्रोडक्शन का काम आउटसोर्स कर दिया है। साथ ही साथ बांग्लादेश की एक कंपनी है जिसने कि इसको प्रोड्यूस करके ऑलरेडी अवेलेबल करना शुरू कर दिया है। तो एक पॉजिटिव जो मैं देख रहा हूं वो ये कि अगर कोरोना से बच नहीं सकते तो कोरोना के इलाज जो है उसके लिए जो दवाइयां हैं कम से कम उसकी खोज हुई है और कुछ उसमें प्रगति हमें मिलना शुरू हो गया है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे मैसेजेस देखते होंगे जहां पर चाइना का क्लेम है, इटली का क्लेम है, इजराइल का क्लेम है। अब इनमें से कितने क्लेम सही है कि नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन ये जो 2 मैंने नाम आपको बताया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर, ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड क्योर जो है वो कोरोना के हुए हैं। दूसरा जो फ्रंट है जहां पर की प्रगति हो रही है वो है कोरोना का वैक्सीन। यानी कि आपको ये वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से प्रभावित होने की संभावना कम है, ऐसी जो प्रगति है ये भी हो रही है। और इसमें हमें एक गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहल और सबसे आगे जो इसमें निकला है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पर कि उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है। और भारत की एक कंपनी है सेरम इंस्टीट्यूट, पूना बेस्ड एक कंपनी है, जिसने कि इस बात के लिए वेट नहीं किया कि वो पूरी तरह से वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल एस्टैब्लिश हो। उसने कहा कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है समय, हमें समय को बचाना है, तो मैं अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं कुछ तो प्रोडक्शन चालू कर दूंगा। तो सेरम इंस्टीट्यूट जो है वो सितंबर तक कह रहा है कि वो करीब करीब 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो बना के तैयार रखेगा।
इस उम्मीद में कि जो इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स है वो सफल हो जाएंगे और ये वैक्सीन जो है वो अगर किसी को दिया जाए तो उसको कोरोना होने की संभावना कम है। तो ये भी एक पहल है, लेकिन इसमें सेरम इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है उसके साथ और भी बहुत सारे कंपनीज को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं एक आंकड़ा दे दूं कि जो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है वो है 800 करोड़, और अगर सेरम इंस्टीट्यूट सितंबर तक अगर हमें 1 करोड़ वैक्सीन देगा तब तो हमें 800 दिन लगेंगे सबको वैक्सीनेट करने में। तो ऐसा हम ना समझें कि सिर्फ सेरम इंस्टीट्यूट ही ये प्रोडक्शन करेगा, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि ये करेंगी, लेकिन मानव जाति ने कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई का फ्रंट खोला है उसमें दोनों क्योर और वैक्सीनेशन दोनों फ्रंट पे हमें काफी हद तक प्रगति मिल रही है और हमारे लिए वो आशा की किरण बन सकती है। साथ ही साथ मुझे हेल्थ फ्रंट पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा और उसके बाद मैं इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। देखिए हुआ क्या है कि भारत में जो कोरोना के केसेस हुए हैं, हाँ ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं कुछ ज्योग्राफीज में, मगर आप देखें तो जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं 80% कोरोना के जो केसेस हैं वो 3 राज्यों में सीमित हैं। एक तो महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली और तीसरा हमारे ख्याल से तमिलनाडु है, जहां पर कि अधिकतर कोरोना के केसेस जो हैं वो पाए जा रहे हैं। गुजरात भी है उनमें ये। तो अगर यही चीज पूरे हेल्थ केयर सिस्टम जो भारत की है अगर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो शायद उतना भार नहीं होता जितना कि उसके कॉन्सेंट्रेशन के कारण हो रहा है। अगर आप बॉम्बे के स्टेटिस्टिक्स देखें तो करीब करीब ये जो 1 लाख केसेस हैं भारत में, उनमें से करीब करीब 25,000 केसेस हैं जो बॉम्बे के हैं। ऑब्वियसली हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ऐसी नहीं होगी कि बॉम्बे में सारा का सारा हेल्थ केयर फैसिलिटी कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो जैसे जैसे लोग स्प्रेड आउट होंगे, हेल्थ केयर सिस्टम पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। देखिए हमको एक सबसे बड़ी जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि सिर्फ 3% लोग जो कि कोरोना से पॉजिटिवली अफेक्टेड और सिम्टम्स डिस्प्ले करते हैं उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उनको बचाने का प्रयास भी तो होता है। कम से कम आज 42% लोग हैं जो रिकवर करते हैं, तो रिकवरी के लिए उनको हेल्थ केयर सिस्टम पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है। तो इसी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम पर जो वेट और जो प्रेशर है उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, और कुछ हद तक हमारे ख्याल से ये काम जो लोगों का ट्रेन के द्वारा अलग अलग जगह पे जाने से, हाँ उसके प्लस साइड भी है माइनस साइड भी है, हम उसको डिबेट कर सकते हैं कि आप जो चीज आपके शहरों में था अब आप उसको गांव गांव भेज रहे हैं, हाँ लेकिन हमको ये भी समझना है कि अगर वही चीज अगर आप मान के चलिए कि करीब 2 करोड़ लोग जो हैं वो माइग्रेंट लेबर हैं जो कि वापस अपने गांव जा रहे हैं, तो उनमें से अगर हम समझते हैं कि अगर समझिए कि 4% लोग कोविड पॉजिटिव आइडेंटिफाई होते तो ये वेट जो है करीब करीब 8 लाख लोगों का होता, और 8 लाख लोग अगर मान लीजिए सिर्फ बॉम्बे शहर में ही होते या बॉम्बे और दिल्ली शहर में ही होते तो इनकी हेल्थ केयर सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कोरोना के जो केसेस हैं वो अपने आप में रिकवर भी कर रहे हैं। 40% केस तो मैंने कहा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम में आने के बाद रिकवर कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि अपने घरों में रिकवर कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इससे हमारे ख्याल से ये जो हेल्थ की क्राइसिस है वो हद तक कम होगी, और अगले 1 महीने में जब ये डेटा आना शुरू हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हमने कुछ हद तक इस क्राइसिस पर विजय पाई है या नहीं ना। इससे जो संबंधित दूसरा इशू है कि हम हेल्थ केयर क्राइसिस के प्रति इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं। हम हेल्थ केयर क्राइसिस से ऑब्सेस्ड इसलिए हैं या उसको हम प्राथमिकता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब तक हेल्थ केयर की क्राइसिस एड्रेस नहीं होगी आप इकोनॉमी की क्राइसिस पे कुछ नहीं कर सकते। अगर ये हेल्थ केयर की क्राइसिस अगर नहीं होती तो लॉकडाउन के 60 दिन क्यों करने पड़ते, हम तो पहला 21 दिन के बाद ही लॉकडाउन उठा देते। तो जब तक हेल्थ केयर की क्राइसिस पर कंट्रोल नहीं आएगा इकोनॉमी में जो गति है या जो गतिविधि है वो शुरू नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में दूसरा ये भी है कि सारा जो सरकार का ध्यान है
वो अभी हेल्थ केयर क्राइसिस को सॉल्व करने में लगा है। तो सरकार ने पहली पहल जो इसमें की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश को 3 भागों में बांट दिया। या तो वो रेड जोन है, या ऑरेंज जोन है, या फिर वो ग्रीन जोन है। और सरकार ने कहा कि जो ग्रीन जोन है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी आसानी से शुरू हो सकती है, ऑरेंज जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हो सकती है, और रेड जोन में अभी नहीं हो सकती। लेकिन जो मुश्किल का इशू है वो ये कि ये जो अपना रेड जोन है उसमें करीब करीब 25% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज लोकेटेड। वो तो समस्या नहीं है, लेकिन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन दिस 25% ऑफ द एरिया, एंड 55% ऑफ द जीडीपी इज इन दिस रेड जोन एरिया। तो अगर आप रेड जोन को नहीं खोलेंगे तो आपकी इकोनॉमी की 55% हिस्सा जो है वो तो लॉकडाउन रहेगी। दूसरी चैलेंज जो है वो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए ग्रीन जोन में भी लोकेटेड है तो उसके सप्लायर्स जो हैं वो हो सकता है कि रेड जोन में हो। तो जब तक आप पूरे इकोनॉमी को नहीं खोलेंगे तो कैसे जो एक हिस्से में प्रोड्यूसर है उसके सप्लायर बाकी हिस्से से उसको सामान कैसे पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन जोन में है लेकिन आपका कंज्यूमर तो रेड जोन में बैठा हुआ है, तो आप प्रोड्यूस कर भी देंगे तो किसके लिए करेंगे। इसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमी खुलेगी तो वो हर जोन में खुलनी चाहिए, रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में। और यही आज सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोगों के मन में डर है। लोगों के मन में डर है तो वो डर जब तक नहीं हटेगा तब तक कंज्यूमर जो है वो वापस नहीं आएगा, और जब तक ये डर एडमिनिस्ट्रेशन के मन से नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्शन भी फैसिलिटेट नहीं होगा। तो सरकार ने कुछ पहल तो की, लेकिन ये सरकार जब पहल करती है तो वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट करती है, वो ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करती है। तो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो लकीर के फकीर होते हैं। अब पहला जो अलावेंस दिया गया ग्रीन जोन में एक्टिविटी चालू करने का, तो सरकार के जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसा आ गया कि अगर आपके फैक्ट्री में कोई वर्कर कोविड पॉजिटिव पाया जाएगा तो जो उस फैक्ट्री का मालिक है या जो उस फैक्ट्री का मैनेजर है उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इस माहौल के कारण ग्रीन जोन का जो पहला रिलैक्सेशन हुआ लॉकडाउन 2 में, उसमें कोई भी ग्रीन जोन में एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। तब सरकार ने इसको थोड़ा सा ढील दिया और इसको साफ किया कि नहीं, अगर आपके किसी फैक्ट्री में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो आप कुछ समय के लिए प्रोडक्शन बंद करके अपनी फैक्ट्री को सैनिटाइज करिए और दोबारा काम चालू करिए। देखिए, मैं इसको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं मानता, क्योंकि जब ये क्राइसिस 100 साल में पहली बार आई है तो हमारे पास तो कोई रेडीमेड मैनुअल तो है नहीं कि हम उस मैनुअल के द्वारा इस क्राइसिस को ओवरकम करें। तो इसी के लिए अभी अगर आप देखिए तो सरकार काफी सारी चीजें कर रही हैं जिसमें कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू करना। लेकिन जो इक्वली इम्पोर्टेंट एरिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी तो उसको चालू करने के लिए तो हमें उसके लिए उसमें ग्रीस लगाना पड़ेगा, उसको लुब्रिकेंट देना पड़ेगा, और ये लुब्रिकेंट है फाइनेंस। फाइनेंस को इजीली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ कुछ अनाउंसमेंट किए। अगर आप देखें तो कुल मिला के भारत सरकार की तरफ से अब तक 6 मेजर अनाउंसमेंट्स हुए 6 दिनों में। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जो है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए 3 दिनों पे। तो 3 अनाउंसमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए और 6 अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए, इसमें अगर आप देखें तो काफी पहल लिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी को सुचारू रूप से चालू करने के लिए। अब हम इस बात को भी डिबेट कर सकते हैं कि ये जो मेजर्स लिए गए हैं, आर दीज मेजर्स इनफ, क्या इतना ही काफी है या हमें और करने की जरूरत है। तो ये जो डिबेट है, हाँ देखिए, ये डिबेट तो काफी दिन तक हम कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिस्ट की एस्टिमेट को देखें तो लोगों का कहना है कि हालांकि प्रधानमंत्री जी ने
20 लाख करोड़ की स्टिमुलस की बात की, लेकिन एक्चुअल स्टिमुलस को अगर आप देखें तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इकोनॉमिस्ट है, द एस्टिमेट इज 0.6% ऑफ द जीडीपी टू 1.3% ऑफ द जीडीपी। हालांकि उन्होंने कहा था कि जो स्टिमुलस की मात्रा है वो जीडीपी की 10% होगी। तो देखिए इस पे अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरे दो विचार हैं इस पे। पहला तो ये कि आप स्टिमुलस कब देंगे। हमारे पूरब में एक कहावत है, उसको कहते हैं गोईठे में घी सुखाना। यानी कि अगर आपको आग चूल्हे में अगर कुछ डालना है तो जो उपला होता है ना, उसमें अगर आप घी डालेंगे तो उससे क्या फायदा, उपला तो ऐसे ही आग पकड़ेगा। और दूसरा उसका मतलब यह है कि आप अच्छे चीज को दूसरे खराब चीज में डालेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आज लॉकडाउन है तो स्टिमुलस अगर आप दे भी देंगे ना तो वो तो खाली कुएं में गिरेगा। मेरा अपना व्यू नंबर 1 ये है कि जो स्टिमुलस अनाउंस किया गया है, दिस इज नॉट द लास्ट ऑफ द स्टिमुलस, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द स्टिमुलस। ये स्टिमुलस दिया गया है आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इस इंजन को सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर में लाने के लिए आपको जो पेट्रोल डालना है वो तो पीछे से अभी आएगा। मेरे ख्याल से वो पेट्रोल अब तक सरकार ने दिया नहीं है, लेकिन सरकार के अनाउंसमेंट के कारण कम से कम अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कॉन्फिडेंस आया है। 3 लाख करोड़ की जो लोन की सुविधा सरकार ने अनाउंस की है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो तो ये मेरे ख्याल से एक मेरा ऑब्जर्वेशन है ऑन दी स्टिमुलस पैकेज। दूसरा जो मेरा अनाउंसमेंट है, दूसरा जो मेरा व्यू है इस पे, वो ये कि शायद हम उस स्टिमुलस पैकेज के डिटेल्स में खो गए, क्योंकि वो 6 दिन पे अनाउंस किए गए तो इतना उसमें डिटेल दिया गया कि हम उसमें खो गए। ज्यादा जरूरी बात आज ये है कि लोगों के मन से डर हटाया जाए, और जब ये डर हटेगा ना तो काफी हद तक जो एग्जिस्टिंग स्टिमुलस अनाउंस किया गया है वो अपने आप में कारगर होगा। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आज बैंक्स के पास लेंडिंग करने के पैसे की कमी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंक्स वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है 3.25% जो 3.35% के इंटरेस्ट पे रखने के लिए। तो क्यों नहीं वो 10% या 12% पे लोन पे देती है। ये जो 8-9% का डिफरेंस है, क्या वे उसके रिस्क को कवर नहीं करता। लेकिन इतनी ज्यादा डर की भावना है कि वो डर जब तक हटेगा नहीं तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पूरे सुचारू रूप से चालू नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से 3 इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको कि मैं 3 C's का नाम दिया है मैंने। पहला कंजम्पशन, दूसरा कैश फ्लो और तीसरा क्रेडिट। ये तीनों जब चालू हो जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि मार्च के अंत में मैंने और मेरी टीम ने बैठ के हमने करीब करीब 100 सेक्टर्स की लिस्ट निकाली, और हमने विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर वाज द अवेलेबल डेटा हमने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि ये 100 सेक्टर्स को चालू करने में कितना समय लगेगा। और हमें बहुत उस समय जान के प्रसन्नता हुई कि कम से कम 20 सेक्टर ऐसे थे उन 100 सेक्टर में जो कि मार्च में भी चालू थे। और इसके लिए जानते हैं आपको ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं। आप अपने आसपास देखिए, आपकी पावर सप्लाई चालू है, आपका टेलीकॉम सर्विसेज चालू है, आपकी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चालू है, बहुत सारे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं ये चालू हैं। तो करीब करीब 20 सेक्टर ऐसे थे जो कि ऑलरेडी चालू थे मार्च के अंत में। और हमने पाया कि करीब जो रिमेनिंग 80 सेक्टर हैं उनको चालू करने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन से 14 दिन का समय लगता उनको चालू करने में। जब हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया तो फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पर गए कि भाई अगर इनको चालू कर भी दिया तो इनको अपनी स्टेबल स्टेट में आने में कितना समय लगेगा। तो हमने पाया कि उन सबको अपने स्टेबल स्टेट, यानी कि जिस तरह की उनकी एक्टिविटी थी जनवरी 2020 के समय में, उतना लेवल पे आने में उनको कितना समय लगेगा।
तो हमने पाया कि डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री करीब करीब 6 से 9 महीना इनको लगेगा अपनी दोबारा जो प्रीवियस एक्टिविटी लेवल पे आने में। और आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा रुकावट क्या था? इसमें सबसे बड़ा रुकावट जो था वो ये नहीं था कि कंजम्पशन वापस आएगा, इसमें सबसे बड़ा रुकावट ये था कि मॉनसून चालू होने के बाद नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो ऐसे भी ढिलाई में आ जाती है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो मॉनसून में बंद हो जाएगा। बहुत सारी जो परचेजेस आप करेंगे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल की हो या किसी और चीज की हो वो मॉनसून में बंद हो जाएगा। और मॉनसून का समय खत्म होने के बाद हमारे जो हिंदू पद्धति के अनुसार जो श्राद्ध मास का समय शुरू होता है, उस समय हम कोई नया चीज नहीं खरीदते। तो हमने पाया कि जो एक्चुअल डिमांड की एक्टिविटी है वो तो शुरू होगी अक्टूबर से, जबकि हमारा फेस्टिव सीजन चालू होगा। तो यानी कि 6 से 9 महीने का समय जो है वो आराम से लगेगा फॉर दीज कंपनीज टू कम बैक टू देयर प्रीवियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। और इसमें सबसे बड़ा रुकावट जो है वो मॉनसून का है। तो अगर आप हेल्थ केयर और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये जो लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी को हार्म नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी हेल्थ केयर सिस्टम्स को अपने आप को और ज्यादा इक्विप करने का समय मिला। तो वो एक पर्सपेक्टिव है जो हमें अपने सामने रखने की जरूरत है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में जो पॉजिटिव है वो ये कि लॉकडाउन के बावजूद रबी की जो कटाई हुई वो रिकॉर्ड क्वांटिटी की हुई और सरकार ने इस समय में प्रोक्योरमेंट को भी फ्रंट फुट पे अग्रेसिवली किया है। तो इससे क्या हुआ है कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। और खरीफ की जो इस बार रुपाई होगी, कह रहे हैं कि इस साल भी मानसून नॉर्मल होगा और इसके कारण खरीफ की जो सोइंग होगी वो भी अच्छी होगी। तो यानी कि एग्रीकल्चर फ्रंट पे हमें काफी हद तक आश्वस्त रहने की उम्मीद है। और रहा दूसरा जो सब सेक्टर है इकोनॉमी के, जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर सब सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर के प्रति हम आश्वस्त हो गए। रही बात इंडस्ट्री की, तो स्टिमुलस के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा करीब 6 महीने का समय में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी अपने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। तो उधर भी हम आश्वस्त हैं। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो है सर्विसेज, जो कि हमारे इकोनॉमी का करीब करीब 60% हिस्सा है। तो वहां पर जो बड़े बड़े जो सर्विसेज सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सब जो है इनकी एक्टिविटी तो शुरू हो जाएगी। जहां पर प्रेशर रहेगा वो रहेगा ऑन टूरिज्म, होटल्स, टू सम एक्सटेंट रिटेल। तो इन सब जो सब सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा दबाव कुछ समय तक के लिए बना रहेगा। तो बाय एंड लार्ज हम लोग इकोनॉमी के प्रति बहुत मायूस तो ना हो, हाँ, और बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट भी ना हो, क्योंकि चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इकोनॉमी में हो गया वो हो गया है माइग्रेंट लेबर्स के इशू को लेके। ये लॉकडाउन इतना लंबा खींचेगा शायद ये एंटीसिपेट नहीं किया गया, और हम इस बात को ओवरलुक कर गए कि जो माइग्रेंट लेबर है उसमें काफी ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि आज कमाते हैं और उसी को कल खाते हैं। उनके पास ज्यादा सेविंग्स पोटेंशियल तो रहती नहीं है, और उनको अगर हमने 60 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, उनकी रोजगार हमने छीन ली, तो ऑब्वियसली उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। और ये जो आप सीन्स देख रहे हैं न्यूज में, हमारे ख्याल से हमारे हर किसी के लिए मैं कह सकता हूं कि एक ग्लानि की भावना है हमारे हर किसी के मन में कि हम लोगों ने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि जिन लोगों ने हमारी इकोनॉमी को बनाने में इतना सहयोग दिया है उनको पैदल अपने घर लौटना पड़ रहा है, हमने उनके लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं बनाया। लेकिन यही माइग्रेंट लेबर जब वापस अपने घर पहुंच रहा है तो कम से कम वो अपने परिवार के साथ तो है। इस हेल्थ केयर क्राइसिस में अगर वो उनके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो कि इन सब के बीच में हुई, जो कि बहुत ज्यादा मीडिया में डिस्कस नहीं हुई, वो ये कि 3 राज्यों ने लेबर लॉस को 3 साल के लिए रिलैक्स कर दिया।
ये जो लेबर लॉज के रिलैक्सेशन हुए हैं, इसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अब उन्हीं स्टेट्स में सेटल करने के लिए या उसी जगह में एस्टैब्लिश करने के लिए आगे आएंगी, इनकी संख्या बढ़ गई है। दूसरी बात जो हुई है वो ये कि चाइना के प्रति पूरे विश्व में एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हुई है। लोग समझते हैं कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस वायरस को दबाने का और उसके जानकारी को लोगों से छुपाने का, और चूंकि इस वायरस के स्प्रेड में देश का हर इकोनॉमी जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी पर ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। तो लोग समझते हैं कि शायद चाइना ने ये जो वायरस जो है वो जानबूझकर इस बात को छुपाया है। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन्होंने अपने लेबर लॉज को रिलैक्स किया है। मैं समझता हूं कि और भी स्टेट्स हैं जो कि लेबर लॉज को रिलैक्स करेंगे। और तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तो ये कि माइग्रेंट लेबर वापस उस गांव पर, उस लोकेशन पर पहुंच गया है जहां की सरकारें अपने लेबर लॉज को रिलैक्स कर रही हैं। दूसरा, चाइना के प्रति लोगों का जो मन में नेगेटिव फीलिंग पैदा हुआ है, तो इसके कारण संभव है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से रिलोकेट करके, अगर पूरी की पूरी ना भी हो तो उसका एक हिस्सा हो सकता है 25% या कुछ हिस्सा वो भारत के में रिलोकेट हो जाए। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये न्यूज आइटम पढ़ा होगा कि एप्पल करीब $4 बिलियन यानी कि करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए अगले 4 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करेगी टू मूव 20% ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। सो दैट इज, तो एक तो वो है चाइना के प्रति जो नेगेटिव फीलिंग हुई उसके कारण ये होना, ठीक है। सो ये दूसरा फैक्टर हो गया, ओके। और तीसरा जो ये है कि सितंबर 2019 में सरकार ने नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए टैक्स लॉज को चेंज किया था। अगर आप कोई नई यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो उस पर आपको सिर्फ 15% टैक्स आपको लगेगा। तो ये एक तरह से ये भी एक फैसिलिटी उपलब्ध हो गई लोगों के, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो ये 4 फैक्टर, माइग्रेंट लेबर का उपलब्ध होना, लेबर लॉज का रिलैक्स होना, चाइना के प्रति लोगों का नेगेटिव फीलिंग और कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो बेनिफिट दी गई है, इसके कारण संभव है कि अब भारत में एक मेजर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो पैदा होगी, जो शायद आगे के रेवोल्यूशन से दूसरी होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो मेट्रोपॉलिटन शहर के आसपास डेवलप होती थी। अब ये संभव है कि ये बाकी स्टेट्स में जाकर सेटल हो। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो कि हमारे ख्याल से काफी पॉजिटिव है फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रंट। दूसरा पहलू जो इकोनॉमिक फ्रंट्स पर महत्वपूर्ण है, जिसको हमें अपने सामने में रखने की जरूरत है, वो ये है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होगी, हाँ, उसके लिए जो बॉटलनेक्स हैं उसको हटाने की बहुत जरूरत है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्राइसिस जो है ना, नए अवसर पैदा करती है। और अगर आप देखें तो गुजरात को ही एग्जांपल अगर आप ले लें तो भुज में जब वो भूकंप आया था उसके बाद जो डेवलपमेंट गुजरात की हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। दूसरा एग्जांपल भी सूरत का ही है जो गुजरात में है। सूरत में जब प्लेग आया उसके बाद जिस तरह से सूरत का म्यूनिसिपलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, आज सूरत को स्वच्छ भारत अभियान में प्राइज मिलता है। तो संभव है कि ये क्राइसिस जो है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है। विश्व का भी एग्जांपल अगर आप देख लें तो आज जो वर्ल्ड की जो सबसे विकसित देश गिने जाते हैं, जापान और जर्मनी, ये दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परास्त हुए थे और उस पराजय का परिणाम ये हुआ कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इतना बड़े रूप से बढ़ाया। तो भारत के लिए भी एक अवसर है
जो हो सकता है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दें। और इसको कन्वर्ट करने में इन सब फैक्टर्स के साथ दो और फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ हो गई हैं। एक फैक्टर तो यह है कि जो क्रूड के दाम गिरे हैं, तो भारत का इंपोर्ट बिल बहुत ही कम हो गया है और हमारे लिए अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो हम काफी हद तक कंजर्व कर पा रहे हैं। तो एक तो वो हमारे लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया, क्रूड का प्राइस गिरना। और दूसरा जो फैक्टर हो गया कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने अग्रेसिवली अपने रेट्स काट रही है, तो लोगों को जो अब लोन उपलब्ध होंगी वो पहले से कहीं नीचे के रेट्स पर होंगी। प्लस सरकार के द्वारा जो बेनिफिट दी जा रही है इंटरेस्ट सबवेंशन का और अदर्स, तो हमारे ख्याल से एक भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के जो व्यवसाय करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इस पर की काम होगा। और बिफोर आई नाउ मूव टू द थर्ड फैक्टर विच इज द रिलेटेड फैक्टर विच इज ऑन द मार्केट, आई जस्ट वांट टू से कि लोगों का काम करने का तरीका भी बदल रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम आज देखिए कितना सुचारू ये अवसर है। मिलिंद भाई के सौजन्य से मैं बॉम्बे के एक जगह पे बैठे हुए 500 लोगों से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। शायद ये अवसर हमें पहले उपलब्ध नहीं होता। तो ये वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके हम अपनी एफिशिएंसी को सुधार रहे हैं, ये भी एक अवसर है हमारे लिए, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली बहुत फैले हुए देश हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से हम बहुत बड़े देश हैं। सो ये टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके हम बहुत ज्यादा इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। Now coming back to the last thing, how is the market related to the economy? तो देखिए मार्केट के दो भाग को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, एक इक्विटी मार्केट और दूसरा डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट पे आने के पहले मुझे डेट मार्केट पे 2 मिनट आप लोगों से चर्चा करना है। आपने देखा कि हम लोगों के करियर में जिस तरह की क्राइसिस डेट मार्केट में हमने हाल के दिनों में देखी, वैसा कुछ हद तक हमने 2008 में देखा था, लेकिन ये जो क्राइसिस था वो 2008 से बड़ा था, जब इतनी बड़ी फंड अपने स्कीम्स को वाइंड डाउन करने का उन्होंने डिसीजन लिया। देखिए हम इनके फंड मैनेजर के डिसीजन को अब हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर बाजार सुचारू रूप से चलता होता तो वो अपने सिक्योरिटी को बहुत ही आसानी से बाजार में बेच सकते। बाजार में वो सिक्योरिटी को क्यों नहीं बेच पा रहे थे? इसलिए क्योंकि डर का माहौल इतना पैदा हो गया था कि लोग अपने उनके पास जो पेपर्स थे उनको खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगी कौन से पेपर जिसकी लिस्ट पब्लिश हुई, उसमें एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की पेपर जो सबसे बड़ी थी वो नहीं बिक पा रही थी उनसे। तो सरकारी पेपर खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि डर की भावना कितनी ज्यादा लोगों के मन में आ सकती है। तो ये जो डेट मार्केट की जो क्राइसिस पैदा हुई, उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था डर का पैदा होना। और अगर ये डर का माहौल नहीं होता तो फिर कैसे हम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो नंबर देखते कि बैंक जो है वो 7 लाख करोड़ रुपए जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे रही है। दूसरी बात जो ये है वो ये कि इस क्राइसिस में पहली बार बहुत एक्टिवली ये डिस्कस किया जा रहा है कि हमें बॉन्ड मार्केट को और भी डीपेन करना है, उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे डर कम होता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि डेट मार्केट भी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी। और जहां पर आज क्राइसिस है वहां पर कल को अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। आज अगर आपको कम समय के लिए अगर अपना पैसा रखना है, मान लीजिए 1 हफ्ता के लिए, तो पहले लोग लिक्विड फंड के बारे में सोचते थे, आज वो ओवरनाइट फंड में रखना चाहते हैं। अगर आपको अपना पैसा 15 दिन तक जरूरत नहीं है तो पहले लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में सोचते थे, आज वो लिक्विड फंड में 15 दिन तक के लिए अपना पैसा रखने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आपको अपना पैसा 1 महीने से ज्यादा तक जरूरत नहीं है
तो पहले लोग मीडियम टर्म फंड की सोचते थे, आज वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएंगे तो एक फायदा तो गिल्ड फंड को भी मिलेगा। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट की होराइजन लंबी है, 1 साल 3 साल की, तो वो गिल्ड फंड के बारे में सोच सकते हैं। तो जो डेट मार्केट के प्रति लोगों का नजरिया है, वो नजरिया जो है वो भी अब बदल रहा है, बिकॉज मार्केट की जो रियलिटी है वो उनके सामने आ रही है। दूसरी बात, अगर इतना बड़ा लोगों के मन में डर होता भारत को लेके, तो कैसे रिलायंस ऐसी कंपनी अपने जियो प्लेटफॉर्म के लिए पूरे विश्व से इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ले आती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी बेची, करीब 10%, 9.97% उन्होंने हिस्सेदारी फेसबुक को बेची, फिर कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स को बेची। कुल मिला के इस लॉकडाउन में जब आप और हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, और कोई भी प्लेन लोगों को कमर्शियल रीजन के लिए लेके जा नहीं पा रही, आ नहीं पा रही है, उस माहौल में 67,000 करोड़ रुपए की रेजिंग जियो प्लेटफॉर्म के लिए हुई। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जो बाजार में उतरे, उन्होंने अपने कमर्शियल पेपर्स और एनसीडीज लॉन्च किए और बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने पैसा उठाना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे जो है वो डर जो है जैसे कम हो रहा है, तो डेट मार्केट में जो एक तरह का फ्रीज हो गया था वो भी अब हल्का होना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि अगले कुछ महीनों में डेट मार्केट में भी सुचारू रूप से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कमिंग बैक नाउ टू द लास्ट पार्ट विच इज द इक्विटी मार्केट। तो देखिए, इक्विटी का जो लेवल है ना, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। एक लिक्विडिटी, दूसरा इवेंट्स, और तीसरा वैल्यूएशन। इवेंट्स का प्रभाव शॉर्ट टर्म पे इक्विटी मार्केट पे बहुत ज्यादा होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हर किसी के मन में 2 बातों को लेकर डर है इक्विटी मार्केट में। एक तो ये कि क्या ये हेल्थ केयर क्राइसिस भारत कंट्रोल कर पाएगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये हमें कब पता चलेगा? मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या भारत इस हेल्थ केयर क्राइसिस को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। हेल्थ केयर क्राइसिस को अगर भारत ने कंट्रोल कर लिया तो वो एक इवेंट रिस्क है जो हमारे पीछे चला जाएगा और हमें एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा जो बाजार को और ऊपर ले जाने में सक्षम होगा। दूसरा जो इवेंट बाजार के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, क्या वो और बढ़ती जाएगी या धीरे धीरे ये लॉकडाउन कम होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को धक्का दे रही है लॉकडाउन को लिफ्ट करने के लिए। आप आज देख रहे होंगे न्यूज में कि सरकार ने कहा है कि मंडे से वो एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए चालू कर देंगी, और उसको लेके कई स्टेट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमको मुश्किल है चालू करने में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे जो जितने स्टेट्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने डोमेस्टिक फ्लाइट अलाउ कर दिया, तो जो बाकी आधे स्टेट हैं उनको भी तो लाइन पर आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी, लोग प्रिकॉशन के साथ, यानी कि मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन के पद्धति को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने घरों से बाहर आना शुरू होंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इवेंट भी बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। दूसरा इवेंट है लिक्विडिटी, दूसरा जो फैक्टर है वो है लिक्विडिटी। वो बाजार को मीडियम टर्म में अफेक्ट करती है। पिछले कुछ 2 महीनों में हमने देखा कि एफआईआई की सेलिंग बहुत ज्यादा जोर से भारतीय बाजार में हुई, और इस माहौल में डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो था वो लिमिटेड था। जो अभी एमपी के आंकड़े आए उसमें भी देखा गया कि जो नेट फ्लोज है वो जो मार्च के महीने में अच्छे थे, अप्रैल के महीने में उतने अच्छे नहीं थे। तो एफआईआई की सेलिंग और डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन में कमी होने के कारण लिक्विडिटी का जो फैक्टर है वो इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव के बदले न्यूट्रल हो गया। अब जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे 2 चीज हो सकते हैं। एक तो है कि एफआई की सेलिंग अब पहले से कम हो गई है और डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो है वो
काफी हद तक बाजार में नेट तो पॉजिटिव है ही, एसआईपी के जो नंबर्स हैं वो भी अच्छे हैं. सो लिक्विडिटी एज अ फैक्टर फ्रॉम न्यूट्रल, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दैट माइट बिकम पॉजिटिव. तीसरा फैक्टर जो है वो है वैल्यूएशंस का. तो जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी हम उस पर कोई क्लियर व्यू ले नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को ईपीएस एस्टिमेट करने में मुश्किल हो रही है. अब इंडस्ट्री चल ही नहीं रहे हैं तो लोग एस्टिमेट कैसे करेंगे कि उनकी अर्निंग्स कैसी होगी. जब सामने डिमांड दिख ही नहीं रहा है तो लोग ये एस्टिमेट कैसे करेंगे कि अर्निंग्स कैसी होगी. तो अगर इतना असमंजस है तो हमारा बाजार 7,600 के लेवल पर क्यों नहीं चला जाता, 8,800 9,000 लेवल पर क्यों है. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो हमारा चैलेंज है वो या तो 3 महीने का चैलेंज है या 6 महीने का चैलेंज है, 12 महीने का चैलेंज नहीं है. जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले भी शेयर किया कि जब हमने 100 इंडस्ट्रीज को एनालाइज किया तो हमने पाया कि लॉकडाउन भले ही 60 दिन का हो गया हो, लेकिन इंडस्ट्रीज को अपनी दोबारा स्टेबल स्टेट में आने में 6 महीना से 9 महीना लगेगा, उससे ज्यादा नहीं. और जो डिमांड है वो फेस्टिवल सीजन के साथ वो आना शुरू हो जाएगा. तो देखिए जो स्टॉक मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में भले इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, मीडियम टर्म में भले वो लिक्विडिटी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो वैल्यूएशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी या कोई सेक्टर कुछ समय के लिए इन परिस्थितियों में उसकी अर्निंग्स पर असर पड़ता है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंटैक्ट है और वो अपनी अर्निंग्स को दोबारा रिवाइव करने की क्षमता रखता है, तो मार्केट उस बात को इग्नोर नहीं कर पाएगा. इसी के लिए मैं समझता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 फैक्टर्स, इवेंट्स, लिक्विडिटी एंड वैल्यूएशन, ये संभव है कि जैसे जैसे इवेंट नेगेटिव होंगे तो बाजार पे नीचे का लेवल पकड़ेगा, और जैसे जैसे इवेंट्स अच्छे होते जाएंगे बाजार ऊपर का लेवल पकड़ेगा. लिक्विडिटी अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव होगी तो हम ऊपर की तरफ ज्यादा जाएंगे, लेकिन जो हमारा विश्वास है वो ये कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो असेंडेंट कर्व है वो ऊपर की तरफ है. इसी के लिए जो वॉरेन बफे का जो बहुत फेमस कोटेशन है, दैट यू शुड सेल when there is greed on the street and you should buy when there is fear on the street. आज का माहौल अगर आप ग्रीड और फियर के बीच में देखें तो फियर का माहौल ज्यादा है. इसी में हमारे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है कि हम पृथ्वीराज चौहान बने और एकदम थोड़े इस बाजार को खरीदने के लिए. हाँ, हमें भी समय की जरूरत है. तो सेंसिबल तरीका यह है कि जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप बाजार से पूरी तरह अगर नहीं भी रहते हैं बाहर, तो 5% ऑफ योर टारगेट अमाउंट पर वीक भी अगर आप एक्यूमुलेट करें तो आप उसको ये कर सकते हैं. और ये क्राइसिस इधर जारी है या उधर जारी है, हमारे ख्याल से अगले 1 महीने से 2 महीने के अंदर में वो क्लियर हो जाएगा. अगर हमने हेल्थ केयर के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो बाकी सारे चीज हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे. इसी के लिए जो मैंने अपनी टॉक की शुरुआत की थी वो हमने ये कहा था कि ये तीनों जो इश्यूज हैं ये रिलेटेड हैं. हेल्थ केयर अगर कंट्रोल में आ गया तो इकोनॉमी सुचारू हो जाएगी, इकोनॉमी सुचारू होगी तो मार्केट भी हमारा चल पाएगा. तो मिलिंद भाई, दिस वेयर माय ओवरऑल कमेंट्स that I wanted to share and I again awesome thank you. Awesome. It's amazing. मतलब जो कोरोना इकोनॉमिक्स मार्केट्स, तीन मुद्दों पे आपने जो मतलब बात करी है अनबायस्ड. मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ऐसे माहौल में हम एडवाइजर दोस्तों को एक सलाह कुछ आपकी तरफ से सर. ओके तो देखिए मैंने जो ये नॉर्मली जानते हैं मैं स्टॉक स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता, लेकिन मैंने रिलायंस का एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा आप लोगों को ये कन्वे करने के लिए कि देखिए एक कंपनी अगर घर बैठे 67,000 करोड़ अगर रेज कर सकती है तो ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो इन्वेस्टर है उसके पास तो 2 ही एवेन्यूज हैं, या तो वो कंज्यूम करेगा या वो सेव करेगा. कुछ दिनों पहले हमारी अपनी नेटवर्क में जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी
तो प्रेजेंटेशन के अंत में हमने उनसे पूछा था कि भाई आप बताइए कि इसके क्राइसिस के बाद लोग क्या करेंगे ज्यादा, क्या वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे या वो ज्यादा सेव करेंगे। तो एक चीज जो उभर के सामने आया वो ये कि लोग ज्यादा सेव करेंगे, क्योंकि ये जो क्राइसिस का पीरियड गुजर रहा है उसमें उनके काम क्या आ रहा है, हर किसी के पास रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास, जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, उनका आज घर चल रहा है उनकी सेविंग से। आपके लिए तो ये अवसर है कि आप इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। आपके लिए ये भुज के भूकंप की तरह है, जब आप क्लाइंट से कांटेक्ट बढ़ाएं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि उनको शुगर कोटेड चीज देने की जरूरत नहीं है। आप उनको फैक्चुअली अगर आप बताएंगे कि देखिए आप जो टीवी पे नंबर्स देख रहे हैं कोरोना के, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगले 10 दिनों में हमारा नंबर हो सकता है 2 लाख केसेस से ऊपर हो जाए, लेकिन वो अगर 2 लाख केस है तो वो कंट्रोल में है। अगर 5 लाख केस की तरफ जा रहा है तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उससे क्या होगा कि जब आपका क्लाइंट ये नंबर्स को देखेगा तो वो समझ पाएगा कि अगर भारत में एवरी डे अगर 1 लाख से 1.25 लाख टेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली 4,500 से 6,000 केसेस एवरी डे आएंगे, तो 10 दिन में तो 60,000 केस ऐसे ही आने चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो हमें चिंता की बात करनी चाहिए। दैट इज नंबर 1। दूसरी ये कि आपको ये जो मैंने 3 फैक्टर्स बताए, इवेंट्स, लिक्विडिटी और वैल्यूएशन, इनके पर्सपेक्टिव में अगर आप आज का बाजार देखें तो आपको बाजार को समझने में आसानी होगी। देखिए, मैं आपको कभी अपने ये नहीं कह सकता कि मैं बाजार को पूरी तरह समझता हूं। मुझे तो छोड़ दीजिए, वॉरेन बफे जिनका नाम मैंने पहले लिया, तो 92 साल के हैं और वो आज भी बाजार को पढ़ रहे हैं। मैं तो उनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हूं। तो बाजार को कोई भी 100% कभी नहीं समझ सकता, लेकिन समझने की कोशिश की जा सकती है। और तभी हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग बहुत सारे अननेसेसरी फैक्टर्स को अलग कर दें और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करें। तो जो भी फैक्टर्स आपके सामने आते हैं उनको इन 3 बकेट्स में डालिए, इवेंट्स का बकेट, लिक्विडिटी का बकेट और वैल्यूएशन का बकेट, और देखिए कि आपको उसमें सेंस मिलता है कि नहीं। ट्रू। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा आज। क्वेश्चन अगर कुछ है तो चैट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा और ये टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा दोस्तों। सर यूएस चाइना वॉर क्या लग रहा है सर? मतलब कुछ आगे उससे बड़ा भी हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, संभव है कि जो यूएस चाइना की जो गर्मा गर्मी है, हाँ, वो और आगे बढ़े, इसकी संभावना ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल कारण है इसका। हम सभी को पता है कि इस नवंबर में यूएस में इलेक्शंस ड्यू हैं। और हम माने या ना माने, हाँ, यूएस प्रेसिडेंट जो हैं, इन्होंने पूरे कोरोना क्राइसिस को मिसमैनेज किया। इनके पास जनवरी से आंकड़े आ गए थे कि कोरोना का वायरस फैल रहा है, तो जिस तरह से अगर भारत लॉकडाउन डिक्लेयर कर सकता है तो उनको भी लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए था। उन्होंने इस तरह का जो स्टेप है, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि अगर आप देखें तो भारत में अब तक सिर्फ 4,000 लाइव्स, 3,900 का आंकड़ा है ना हमारे लाइव्स लॉस्ट टू कोरोना, उसके कंपैरिजन में यूएस में करीब करीब 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। तो उनके लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट किया है कोरोना का। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये बता दूं कि वियतनाम वॉर जब भारत यूएस ने लड़ा था, तो वियतनाम वॉर में 2,60,000 यूएस सोल्जर्स मरे थे। उसके कंपैरिजन में 1 लाख लोग तो कोरोना में मर गए इन्हीं कुछ महीनों में, जबकि वियतनाम वॉर तो कई साल चला था। तो अमेरिका की जनता जो है वो हो सकता है कि अपने प्रेसिडेंट को माफ ना करे, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो अपना ब्लेम जो है वो कहीं और थोपने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए आप देखिए, जैसे जैसे वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ते गए, उन्होंने चाइना के प्रति अपने नेगेटिव स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, हाँ, और वो इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि पूरा वर्ल्ड का ओपिनियन जो है चाइना के अगेंस्ट हो गया है।
तो पहले जब यूएस ने टैरिफ वॉर किया था चाइना के साथ, उस समय आधे लोग चाइना के साथ थे, आधे लोग यूएस के साथ थे। आज जब यूएस ब्लेम कर रहा है चाइना को, तो 90% ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स कि यूएस सही बोल रहा है। तो इसी के लिए ये जो वॉर है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा करेगा। हाँ, लेकिन इसका असर यूएस मार्केट पे शायद उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा नोट छाप के अपने इकोनॉमी में प्रोवाइड कर दिया है कि वहां पर एसेट प्राइसेस का नीचे जाने का संभावना कम है। और अगर हमने अपने हेल्थ केयर क्राइसिस पर कंट्रोल पा लिया, तो मैं समझता हूं कि उस लिक्विडिटी का एक हिस्सा भारत की तरफ आना शुरू हो जाएगा। राइट, वो एक हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। किसी का एक क्वेश्चन देखा था मिलिंद भाई मैंने नीचे, अबाउट द यूएस डीलिस्टिंग ऑफ द चाइनीज कंपनीज। देखिए, ये डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है, हाँ, इसके डिटेल्स अब तक पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। हाँ, इतना आसान भी नहीं होगा चाइनीज कंपनी को वहां से। बिल्कुल वो सर, वो हमारे खून में आ चुकी है सर, तो उसको एकदम से तुम नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो चलेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। उस सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ये है कि हम यूएस चाइनीज कंपनीज को डीलिस्ट करेंगे। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेके वर्ल्ड ओवर देयर इज नाउ अ नेगेटिव ओपिनियन। ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज कंपनीज को इन्वेस्ट करने से रोक दिया। आपने देखा होगा, इंडिया में भी हमने कहा है कि जो चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आइदर थ्रू प्राइवेट इक्विटी और थ्रू द मार्केट्स विल हैव टू बी नाउ रिस्ट्रिक्टेड। सो पूरा वर्ल्ड इस बात को मान रहा है कि चाइना जो है शायद इस वायरस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करके बाकी जो वीक इकोनॉमीज हैं उन पर अपना हावी होने की कोशिश करेगा, तो सब लोग उसका विरोध करेंगे। सर, इज इंडिया रेडी फॉर दिस? मतलब कोरोना के बाद में जो भी आउट इनफ्लोज आने वाला है इंडिया में, जो भी प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने वाला है, इज इंडिया रेडी? तो उसमें देखिए, ऐसा है कि ये अगर जो मैंने कहा कि 3 ही प्रदेश हैं जिन्होंने कि अब तक लेबर लॉस को रिलैक्स किया। हाँ, और इंडिया में देखिए, लोगों जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उसको आने में 2 हेजिटेशन होती है। एक तो ये कि हमारा रेड टेप, जो हमारा प्रोसेस है, वो बहुत ही उनके लिए कम्बरसम होता है। आप अगर देखें तो इतनी सारी कंपनीज का एग्जांपल है जो कि इंडिया में आना चाहती थी और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेट के वो वापस चले गए। अगर आपको याद होगा तो साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, उसका नाम है पॉस्को। कितने हजारों हजार करोड़ रुपया वो उड़ीसा में लगाना चाहती थी अपना प्लांट सेटअप करने में। 20 साल हो गए, आज तक प्लांट का दीवार तक खड़ा नहीं हुआ। राइट। महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन करके जो मैन्युफैक्चरर है एप्पल का, वो अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहता था, वो डिस्कशन अब बंद हो गया है। तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है वो कई बार इस तरह की कंपनीज को आने से रोक देती है। तो हमें एक तो अपने इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक तो वो हो गया। और दूसरी, वो हमारे लेबर लॉ से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस लेबर लॉज में अटक जाएंगे तो अपनी काम हम चला नहीं पाएंगे। तो ये जो पहल ली गई है इन 3 स्टेट्स में, हो सकता है कि और भी स्टेट्स इसमें शामिल हो। और मुझे लगता है कि और कुछ होना हो। देखिए, भारत की जो 3 एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि अगर आप इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा मार्केट तो इंडिया में ही मिल जाएगा। दूसरा ये कि ऑल थिंग्स सेड एंड डन, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, और जो लेबर है वो काफी स्किल्ड है। एंड जो इक्वली महत्वपूर्ण बात है, देखिए पहले क्या होता था, चाइना में बहुत आसानी से लोग इंडस्ट्री सेटअप करते थे क्योंकि चाइना की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, तो वहां लेबर उनको सस्ता मिल जाता था। अब चाइना की पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब करीब $10,000 पर कैपिटा होने जा रही है, और उसके कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है। तो आपको आज भी भारत में चाइना से सस्ते में लेबर मिल सकता है, तो वो भी एक एडवांटेज लोगों को दिखता है। तो ये और तीसरी ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है इंडस्ट्री को इंडिया में लाने के लिए।
मतलब ये कोरोना क्राइसिस होने के पहले लोग हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते थे कि उनके पैर जमीन पे टिकते नहीं, आसमां पे उड़ते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा वर्ल्ड घूमते थे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो कुछ तो उन्होंने पॉजिटिव माहौल बनाया है। ट्रू सर। अभी इंडिया नहीं तो कौन, और कौन सी कंट्री जो बेनिफिट कर सकती है सर? तो देखिए, इंडिया को अपना ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि चाइना से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग मूव करना शुरू हो गई, और वो अब तक इंडिया में तो हमने अब तक सुना नहीं कोई भी इंडस्ट्री का आने का, लेकिन इंडोनेशिया ने उनको ऑलरेडी अपने यहाँ बुला लिया। दूसरी बात कि अगर आप इमीडिएट छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पिछले का कॉन्टेक्स्ट देखिए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था वो चाइना का बहुत बड़ा था। तो चाइना में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ना शुरू हुआ, बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश और वियतनाम की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो इंडिया से ज्यादा बड़ी है, जबकि हमारे यहाँ इतना बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम वियतनाम से कम्पीट नहीं कर पाते। हाँ, बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंपोर्ट करीब करीब $22 बिलियन है, हमारा उसकी कमाई हमें $7 बिलियन है हमारा एक्सपोर्ट। ये डिफरेंस है हमारा। तो ये तो है, चैलेंज तो है। हमारे और भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो हमको चैलेंज कर सकते हैं। ओके, एंड सर व्हाट अबाउट डिफॉल्ट्स? कोरोना के बाद में डिफॉल्ट्स आएंगे क्या? तो देखिए, डिफॉल्ट्स पर हमारा व्यू ये है कि डिफॉल्ट होने के कारण, सबसे बड़ा कारण कब होगा, अगर आप किसी को मान लीजिए किसी का सांस फूल रहा है और आप उसके गले को दबाना शुरू करेंगे, तो वो अगर बचने वाला भी होगा ना तो वो मर जाएगा। इसी के लिए मैं समझता हूं कि जो 3 अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो किए गए वो ज्यादा पॉजिटिव अनाउंसमेंट है फॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल। जो ये मोरेटोरियम का समय एक्सटेंड किया गया है 3 महीने से 6 महीने, ये बहुत बड़ा है हमारे ख्याल से। ये एक बार और एक्सटेंड होगा। हाँ, तो ये मोरेटोरियम जो है उससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन जो है वो कुछ समय के लिए टल जाती है, तो इंडस्ट्री को दोबारा खड़े होने का अवसर मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर मोरेटोरियम बढ़ाया जाता है तो इससे उससे फायदा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल और दे दूं जो मैंने उस समय नहीं कहा, कि ये जो अपनी जो फाइनेंशियल सिस्टम की जो क्राइसिस हो रही थी उसको समझने के लिए मेरी टीम और हम लोगों ने एक और एनालिसिस किया कि इस तरह की क्राइसिस अगर आप देखें तो कुछ समय पहले इंडिया में हुई है इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो आज फाइनेंशियल सेक्टर की क्राइसिस है ना, जब इंडस्ट्री ठप बैठा है, तो अगर आप देखें तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब भी बहुत सारी इंडस्ट्री बैठनी शुरू हो गई थी। उसके बाद केरला में जब फ्लड्स आया था तो वो भी इस क्राइसिस से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं था, क्योंकि वहां भी इंडस्ट्री बैठ गई थी। और तीसरा, आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ उन्होंने एक कानून लागू किया था। तो हम लोगों ने इन तीनों को स्टडी किया, इन तीनों चीजों को। डिमोनेटाइजेशन में एनबीएफसीज और एमएफआई ने क्या किया, केरला के फ्लड्स में उन्होंने क्या किया, और एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की जो क्राइसिस आई थी तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। और हम लोगों ने पाया कि इन तीनों क्राइसिस में 2 स्टेप्स जो लिए गए वो बहुत कारगर रहे। एक तो ये कि जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो 12 महीने का किया गया, और बहुत सारे लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। तो इसके कारण जो बोरोवर है वो उस क्राइसिस को ओवरकम कर पाया और हमको एनपीएस उतना ज्यादा झेलने नहीं पड़े। तो इसी के लिए हमें लगता है यहाँ भी यही हुआ। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, वन लाइन ऑन गोल्ड। तो गोल्ड ऐसा है कि अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे ना तो 2008 से लेके 2011 गोल्ड में बहुत बड़ी रैली आई थी। ये रैली जो है वो गोल्ड का प्राइस करीब $750 पर आउंस से लेके $1900 पर आउंस हो गई थी, करीब करीब 3 गुना, मतलब 2.5 गुना बढ़ गया था गोल्ड का दाम। उस समय 3 चीज हुए थे। एक, लोगों के मन में फियर बहुत ज्यादा था। दूसरी, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत पैसा छापा था, लोगों के पास हाथ में पैसे बहुत आ गए थे। और तीसरा, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा था बहुत बड़ी मात्रा में। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 220 टन गोल्ड खरीदा था उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप 2020 का सिचुएशन देखें तो इसमें से 2 फैक्टर्स कॉमन है। फियर का माहौल बहुत ज्यादा है
लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि नोट छप रहे हैं सब जगह। तीसरा फैक्टर सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना, ये फैक्टर अब तक पब्लिक डोमेन में अब तक कुछ खास आया नहीं है, लेकिन एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन ये है कि चाइना के पास बहुत मात्रा में यूएस ट्रेजरी है। जैसे जैसे अगर यूएस और चाइना का मतभेद बढ़ेगा तो चाइना माइट लाइक टू डिस्पोज द यूएस ट्रेजरी एंड सब्स्टिट्यूट दैट विद गोल्ड। सो अगर वो तीसरा फैक्टर काम में आ गया तो ये तीनों फैक्टर रिपीट हो जाएंगे जो कि 2008 में थे। तो इसलिए गोल्ड का आउटलुक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। लेकिन जैसा कि हर समय होना चाहिए, गोल्ड का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। Very true, very true. And the last one is, sir, which sector to be benefited first? अभी ये अगर जैसे जैसे हम रिवाइव करते जाएंगे तो कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? तो देखिए 3 सेक्टर हैं जो कि रिलेटिवली अनटच्ड रहेंगे या जो बेनिफिट करेंगे इस क्राइसिस से। एक तो फार्मा है जो कि हम लोग को दिख भी रहा है, हाँ स्टॉक प्राइसेस में भी दिख रहा है, अगर आप अपने आसपास जाएं तो भी दिख रहा है। तो फार्मा एक सेक्टर है जो कि बेनिफिशियरी है। दूसरा सेक्टर जो बेनिफिशियरी है वो है टेलीकॉम, क्योंकि जिस तरह से डेटा कंज्यूम होगा और जिस तरह से टेलीकॉम के द्वारा वर्क फ्रॉम होम ऑन वेरियस अदर एवेन्यूज, तो वो एक दूसरा सेक्टर है जो कि बेनिफिशियरी होगा। और तीसरा सेक्टर जो मेरा व्यू है वो है टू व्हीलर। राइट राइट। ये जो पर्सनल मोबिलिटी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा, बड़े शहरों में गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है, लोग खरीद नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से टू व्हीलर का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो ये 3 सेक्टर मुझे लगते हैं कि बेनिफिट करेंगे फ्रॉम दिस क्राइसिस। दैट्स ऑसम ऑसम, जबरदस्त। दोस्तों और कुछ मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश किया है, बाकी तो ये डिस्कशन ऐसा है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो अगेन सर, तो हम कंक्लूड करेंगे दोस्तों। अगेन संजय जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और सबसे और एक बात मैं करना, नीलेश जी को भी एक बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि जिन्होंने एक रोल प्ले किया आपको और हमको मिलाने में। तो नीलेश रोकड़िया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब एडवाइजर दोस्तों की तरफ से सही में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे आप लोगों के साथ समय बिताने में इतना अच्छा लगा। हाँ, मैं थोड़े बहुत जो अपने व्यू शेयर कर पाया, अगर उससे आपको फायदा होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और कल का हमारा जो एक सेशन है वो भी टॉपिक हम सर वर्क फ्रॉम होम पे ही कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो अभी वर्क फ्रॉम होम पे भी बैठ के कुछ रूल बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, तो उसके ऊपर ही कल हमारा टॉपिक है, वर्क फ्रॉम होम। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। कल का टाइम हमारा सर 4 बजे का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आज के जैसा ना हो। तो कल 4 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच संजय जी, and all the friends, all the participants. Thank you all.